स्टूडेंट्स। तो आज है हमारी एचटेट की क्लास नंबर 2। और हम कर रहे थे जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमारे जो टॉपिक्स चेंज हुए हैं उनमें से हमने हमारा सबसे पहला टॉपिक लर्निंग एंड एक्विजिशन कर लिया था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम हमारा सेकंड टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग करने वाले हैं। इस प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के अंदर हम क्या कवर करेंगे, तो इसके अंदर हम कवर करेंगे कि किस सिद्धांत के अकॉर्डिंगली क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं, क्या सिद्धांत हमें फॉलो करने हैं जब हम बच्चे को कोई लैंग्वेज सिखा रहे होंगे। और लैंग्वेज से हमारा मतलब यहाँ पर क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि हम इंग्लिश की क्लासेस कर रहे हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के लिए हमें किन किन प्रिंसिपल्स को, किन किन सिद्धांतों को फॉलो करना है, वो हम करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, सिद्धांत लैंग्वेज को सिखाने के। कंसिडर द होल पर्सन, teacher should take into consideration who the student is, know different aspects of the individual student psychology, social background, etc. Consult with the guiding and class together, don't grade only by looking at is learning English। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर हमें सबसे पहला सिद्धांत बताया गया कि पूरे के पूरे इंसान को देखना है। हमें सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस नहीं करना कि बच्चा कैसे इंग्लिश बोल रहा है, हमें सिर्फ इस बात के ऊपर फोकस नहीं करना, हमें उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस करना है, उसके पूरे व्यक्तित्व के ऊपर हमें हमारा ध्यान देना है। साइकोलॉजिकली भी हम उसे देखेंगे कि बच्चे की समझने की क्षमता कैसी है, क्लास में कैसा बिहेवियर करता है। उसका सोशल बैकग्राउंड भी देखेंगे कि घर पे वातावरण कैसा है, बाहर वो अपने दोस्तों के साथ कैसा है। और साथ में ही हमें क्या करना है, गाइड भी करना है, उसे कंसल्ट भी करना है। क्लास टीचर्स के साथ कैसे बात कर रहा है, कैसे उसका बिहेवियर है, जब हम उसे गाइड कर रहे हैं किसी चीज के अंदर तो वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला सिद्धांत हमारे सामने आएगा। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक बच्चा इंग्लिश बोलने में अच्छा है, तो क्या हम उसे कह सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा? तो नहीं, हम ये बात नहीं कह सकते। हो सकता है वो हमारे सब्जेक्ट में तो अच्छा कर रहा है, इंग्लिश उसको अच्छे से आ रही है, बट वो क्लास के अंदर सही से बिहेव नहीं करता है, साइकोलॉजिकली वो सही हमें दिखता नहीं है, उसका बिहेवियर लोगों से ज्यादा लड़ाई करता है, या फिर और कोई प्रॉब्लम्स उसके साथ में आ रही है। तो हमें सबसे पहला हमारा सिद्धांत ये होगा कि हम बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी को देखेंगे कि वो कैसे उसका वातावरण में रहता है, कैसे वो हम जब गाइड कर रहे हैं तब हमारे साथ व्यवहार करता है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। और सिर्फ उसके इंग्लिश बोलने की एबिलिटीज पे कि भाई उसने इंग्लिश लर्न कर ली तो हमने इसको 50 में से 50 मार्क्स दे दिए, ये हमें नहीं करना है। हर एक एक्सपेक्ट को हम देखेंगे। और हमें ये भी देखना है साथ में कि हर बच्चे का जो सीखने का रेट है या फिर दर हम कहें वो अलग अलग होगी। तो इसलिए हमें ये सब कुछ अपने दिमाग में पहले से ही लेकर चलना है कि किसी भी बच्चे को उसके याद करने के तौर तरीके पर हम जज नहीं करेंगे, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को हम लेकर चलेंगे। तो कंसीडर द होल पर्सन। फिर हमारे पास सेकंड प्रिंसिपल आता है, लैंग्वेज टीचिंग इज बोथ फॉर्मिंग हैबिट एंड यूटिलाइजिंग द स्टूडेंट्स इनेट कैपेसिटी। तो लैंग्वेज टीचिंग जो है, जब हम भाषा सिखाएंगे तो ये एक हैबिट फॉर्मेशन भी है। हमसे एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लैंग्वेज लर्निंग के अंदर क्या क्या आएगा, कि हम हैबिट बनाएंगे बच्चे की कि वो उस लैंग्वेज को बोले, उसको सीखे, उसकी हैबिट का फॉर्मेशन होगा। ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था। और साथ में जो हमारे ह्यूमंस के अंदर टेंडेंसी है, जो हमने पिछली क्लास में देखी थी, कि वो अपनी लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं, तो उस कैपेसिटी का भी हमें यूज करना है कि बच्चा ध्यान दे कि वो उस चीज को यूज करके अच्छे से हमारी लैंग्वेज को सीख सके। तो लैंग्वेज लर्निंग के अंदर दो चीजें आएंगी, एक क्या कि हैबिट का फॉर्मेशन होगा, बच्चे में आदत डलेगी, और दूसरा जो हमारे अंदर कैपेसिटी दी है भगवान ने कि हम भाषा को सीख सकते हैं, उसका हम यूज करें। कोग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी यूजिंग द स्टूडेंट्स इनेट कैपेसिटी फॉर द लैंग्वेज। तो जो कोग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, उन्होंने बात की गई कि हमें क्या यूज करना है, जो हमारे अंदर पहले से इननेट कैपेसिटी है, जो भगवान ने हमें क्षमता दी है, उसका हमें यूज करना है और भाषा को सीखना है। द स्टूडेंट यूजेस हिज क्रिएटिव मेंटल पावर। और जो स्टूडेंट के अंदर क्रिएटिव मेंटल पावर होती है उनका वो यूज करते हैं, अपना रचनात्मक दिमाग का वो यूज करते हैं लैंग्वेज को सीखते समय। कीप द स्टूडेंट्स इन्वॉल्व। स्टूडेंट्स को हमें इन्वॉल्व करके रखना है, अलग अलग एक्टिविटीज हम स्टूडेंट्स को कराएंगे ताकि वो बोर ना हो और लैंग्वेज को बहुत ही मजे से सीखे। ट्राई टू हैव अ स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास एज फार एज पॉसिबल। क्लास कैसी होनी चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए कि टीचर क्लास में आया, टीचर ने लेक्चर दिया,
बच्चे ने सीखा नहीं सीखा कोई मतलब नहीं है, वहां से निकल गए, नहीं। हमारी जो क्लासरूम होगी लैंग्वेज को पढ़ाते समय वो स्टूडेंट सेंटर्ड होगी, स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा, उनको की अलग अलग एक्टिविटीज दी जाएंगी और देखा जाएगा कि जिसमें बच्चे का ज्यादा इंटरेस्ट है उनके अकॉर्डिंगली हमें हमारी क्लास को रन करना है। कीप द अप्रोप्रिएट रेशियो ऑफ टीचर टॉक एंड स्टूडेंट टॉक। और स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम में ये भी होगा कि जो टीचर और बच्चे के बीच में तो बात हो रही है उसका रेशियो जो है वो बिल्कुल सही हो। ये ना हो कि सिर्फ टीचर ही बोले जा रहा है या फिर सिर्फ बच्चे ही बोले जा रहे हैं, दोनों आपस में सही मात्रा में बातचीत करें, बराबर बातचीत करें कि स्टूडेंट ने सवाल पूछा तो टीचर भी जवाब दे और जब टीचर ने जवाब पूछा तो स्टूडेंट भी जवाब दे, तो दोनों की पार्टिसिपेशन पूरी होनी चाहिए। लैंग्वेज लर्नर्स लर्न टू डू बाय डूइंग। तो जो लैंग्वेज सीखने वाले लोग हैं ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, वो कैसे सीखेंगे, वो कैसे सीखना पसंद करेंगे, अपने आप से चीजें कर 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 सीखना पसंद करेंगे। लर्न टू डू बाय डूइंग, खुद से जब वो उस चीज को करेंगे तो उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और वो और ज्यादा सीखने की इच्छा करेंगे। आइटम्स ऑफ लैंग्वेज शुड बी प्रैक्टिस्ड। और जो लैंग्वेज के आइटम्स है जैसे ग्रामर है, सिंटेक्स है, फोनेटिक्स है, ये सब हम प्रैक्टिस के थ्रू सीखेंगे। प्रैक्टिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग। तो क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है जब हम हमारी सेकंड लैंग्वेज सीखेंगे या फॉरेन लैंग्वेज सीखेंगे, तो प्रैक्टिस। ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, और प्रैक्टिस से ही हमारे हैबिट की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर क्या लिखा, प्रैक्टिस स्पेशली ड्रिलिंग हेल्प्स विद हैबिट फॉर्मेशन। तो ड्रिलिंग ये एक प्रैक्टिस का नाम है, इसके थ्रू हमारी हैबिट फॉर्मेशन हो सकती है। ड्रिलिंग में क्या करते हैं, टीचर स्टूडेंट्स को होमवर्क्स देते हैं जैसे सेंटेंसेस कंप्लीट करना, जहां पर हम उनके दिमाग को खुली छूट देते हैं कि आप अपनी मर्जी से इस सेंटेंस के अंदर, इस फिलअप के अंदर, क्वेश्चन आंसर्स के अंदर अपनी मर्जी से जो आंसर आप देना चाहे वो आप इस लैंग्वेज के अंदर दे सकते हैं। तो उससे बच्चे की क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होती है और उसे इंटरेस्ट भी आता है। तो लैंग्वेज लर्नर्स जो हैं वो कर कर सीखते हैं और उन्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए। उसके बाद हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल आता है, टीच ऑल फोर लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स क्या होते हैं, किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो चार चीजें हमें आनी ही आनी चाहिए उस भाषा में, वो होती है हमारी लैंग्वेज स्किल्स। और वो चार चीजें क्या है, लिसनिंग, कि जब कोई उस भाषा में बोले तो हम सुने उसे और उसे समझे, तो वो हो गई हमारी पहली स्किल लिसनिंग की, कि किसी ने इंग्लिश में बात की तो हमें इंग्लिश समझ आ गई, तो लिसनिंग हमारी बिल्कुल सही है। फिर है स्पीकिंग, कि जब हमें बोलने को कहा जाए इंग्लिश में तो हम अटके नहीं, फ्लुएंसी हो, हमारी बातों का एक मीनिंग निकले, तो हमारी स्पीकिंग स्किल बिल्कुल सही है, स्पीकिंग हो गया। फिर है रीडिंग, जब इंग्लिश के अंदर कुछ हमें लिख के दिया हुआ है और उसे हमने पढ़ लिया और उसका जो मतलब है वो हमने समझ लिया, तो हमारी रीडिंग स्किल भी बिल्कुल सही है। फिर आता है राइटिंग, कि अगर हमें हमारी बात लिख कर देनी पड़े और हमने उसे इंग्लिश में बिल्कुल सही से लिख लिया पूरे ग्रामर के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए वोकेबलरी के साथ, तो हमारी राइटिंग स्किल भी बिल्कुल सही है। तो हमें इन चारों स्किल्स पर बराबर मात्रा में ध्यान देना है कि बच्चे में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से आना चाहिए। ये ना हो कि उसे सिर्फ लिसनिंग ही सिखाई गई या स्पीकिंग ही सिखाई गई, बाकी सब में वो कमजोर रह गया, नहीं, हमें सब पे ध्यान देना है। लिसनिंग एंड रीडिंग आर रिसेप्टिव, स्पीकिंग एंड राइटिंग आर प्रोडक्टिव स्किल्स। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसमें से हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिसनिंग और जो रीडिंग है वो रिसेप्टिव स्किल्स है। कैसे, कि जब हम सुनेंगे तो हम जो मैसेज दिया जा रहा है उसको ग्रहण करेंगे ना, हमें पता चलेगा कि क्या मैसेज दिया है। और जब हम रीड कर रहे हैं तो तब भी हम कोई ना कोई मैसेज ग्रहण कर रहे हैं, बात को ग्रहण कर रहे हैं, तो वो हो गई रिसेप्टिव स्किल, ग्रहण करने वाली स्किल। और स्पीकिंग और राइटिंग क्या होगी, जब हम बोलेंगे तो वो होगी प्रोडक्टिव स्किल, हमने हमारे आइडियाज को प्रोड्यूस करके दूसरे वाले को बताया। तो स्पीकिंग क्या हो गई, प्रोडक्टिव स्किल, कि हमने कुछ प्रोड्यूस किया, हमने मैसेज प्रोड्यूस किया और वो सामने वाले को बता दिया। और राइटिंग भी हो गई प्रोडक्टिव स्किल, की जो हमारे दिमाग में आया वो हमने लिख दिया, हमने कुछ प्रोड्यूस किया और सामने वाले ने उसे पढ़ा। लेकिन जो पढ़ रहा है और सुन रहा है वो क्या करेगा, उन बातों को ग्रहण करेगा, तो वो क्या कर रहा है, रिसेप्टिव स्किल। और जो बोल रहा है या लिख रहा है वो हो गई हमारी प्रोडक्टिव स्किल्स। ऑल फोर लैंग्वेज स्किल्स शुड गो हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड का मतलब है कि साथ साथ चलनी चाहिए, एक पर फोकस करके नहीं चल सकते, हम चारों को बिल्कुल सही मात्रा में एक साथ लेकर हमें चलना है। दे शुड बी इंटीग्रेटेड, और एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, आपस में मिली हुई होनी चाहिए, कि अगर हम बोल रहे हैं तो बच्चे को साथ में लिखना सिखा रहे हैं। साफ बात यह है कि चारों स्किल्स को एक साथ सिखाना है और एक दूसरे से जोड़कर सिखाना है। All people understand far more than they can produce.
द चाइल्ड हैज द मोर फॉलोइंग ऑर्डर इन एक्वायरिंग द फोर स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आ गई यहाँ पर। हमसे ऑर्डर पूछा जा सकता है कि ऑर्डर क्या है इन स्किल्स को सीखने का, तो ये होगा LSRW। LSRW क्या हुआ? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग। तो हमारी फोर स्किल्स है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो इसमें क्या करना है हमें कि सबसे पहले बच्चा जो है वो लिसन करेगा, सुनेगा। जब कोई छोटा बच्चा होता है बोलने से पहले वो हमारी बातों को सुनता ही तो है, तभी वो प्रैक्टिस करता है। तो जब वो सबसे पहले सुनेगा, फिर वो हमारी मिमिक्री करेगा, इमिटेशन करेगा, हमारी तरह करने की कोशिश करेगा, थोड़ा थोड़ा बोलना सीखेगा, फिर वो स्पीकिंग करेगा। फिर जब उसने सुनना सीख लिया और बोलना सीख लिया, फिर वो जाता है स्कूल में। तो स्कूल में हमें क्या करना सिखाया जाता है? रीडिंग। पहले मैम ब्लैक बोर्ड पर लिखती है अनार, ए एप्पल, और फिर हमसे उसको बुलवाती है, पढ़वाती है। उसके बाद में जब हमें रीडिंग करना आ गया, उसके बाद में हम क्या करेंगे? राइटिंग। फिर हम लिखना शुरू करेंगे। तो ये फोर स्किल्स है जिसमें बच्चा सीखता है। सबसे पहले हम सुनना सीखेंगे, फिर हम बोलना सीखेंगे, फिर हम पढ़ना सीखेंगे, और फिर हम लिखना सीखेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है, ऑल लर्निंग शुड बी फंक्शनल एंड हैव मीनिंग फॉर द स्टूडेंट्स इन टर्म ऑफ देयर नीड्स एंड लाइफ वैल्यूज। तो जो भी हम सिखा रहे हैं बच्चों को, उसका कोई ना कोई मतलब होना चाहिए स्टूडेंट की लाइफ में, उसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, उसकी कोई ना कोई जरूरत होनी चाहिए, तभी हमें उसे बच्चे को सिखाना चाहिए। अगर मान लीजिए हमने कोई ऐसी चीज सीख ली जो हमारे लाइफ में कभी काम ही नहीं आने वाली, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है उससे, तो वो क्या हुआ? वो हमारी मेमोरी की वेस्टेज की है हमने, हमारे कोई काम तो आई नहीं वो। तो इसलिए सिर्फ वही चीजें बच्चों को पढ़ानी चाहिए जिसका कोई फंक्शन हो, कोई रोल हो, कोई मतलब हो स्टूडेंट्स की लाइफ के अंदर। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है, गो फ्रॉम द नोन टू द अननोन। तो जब हम पढ़ा रहे होंगे तो हमें कहाँ से कहाँ जाना है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्वेश्चन है जो हमसे पूछा जा सकता है। तो हमें नोन से अननोन की तरफ जाना है। जो बच्चा जानता है उससे शुरुआत करेंगे, और जो बच्चा नहीं जानता वहां पर खत्म करेंगे। जैसे जैसे कि बच्चे को कैट के बारे में पता है कि ये कैट है, तो हम बच्चे को कैट से पढ़ाना शुरू करें, और उसके बाद हम अलग अलग टाइप्स ऑफ कैट पढ़ाएं, उनके फंक्शंस बताए, यूजेस बताए, कैट का डायग्राम बनाएं, उसके अंदर के बॉडी का पार्ट्स का डायग्राम बनाएं। तो हमने कहाँ से शुरू किया? हमने हमारा इंट्रोडक्शन दिया कि बेटा ये कैट है, देखो तुम जानते हो ना। तो बच्चे ने उसको पहचाना, वो समझ गया कि किसके बारे में बात हो रही है। और उसके बाद हमने उसे अननोन चीजें पढ़ाई जो बच्चे को पता ही नहीं थी कैट के बारे में, वो सब हमने उसको जानकारी दी। तो इससे क्या होगा? इससे एक तो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होगा, एक उसकी समझ बढ़ेगी कि उसे पता है हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्ड ऑन व्हाट द स्टूडेंट्स नो ईदर इन देयर नेटिव लैंग्वेज और इन इंग्लिश। तो जब हम नॉन टू अननोन जाएंगे, तो जो हम बिल्ड करेंगे नॉलेज को, जो हम उसे नॉलेज देंगे, वो हमें या तो हमारी नेटिव लैंग्वेज में यूज करनी है या फिर इंग्लिश में यूज करनी है। बट इसके अंदर हम ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम इंग्लिश ही यूज करें। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वेयर पॉसिबल। जहां पर भी कोई दो टॉपिक्स आ जाएं जहां पर हम कंपेयर कर सकते हैं या एक दूसरे की हेल्प लेकर उन्हें समझा सकते हैं, तो वो भी हमें करके दिखाना पड़ेगा उन्हें। एज ए प्रिंसिपल ट्राई टू हैव मीनिंगफुल लैंग्वेज मटेरियल्स एज पॉसिबल। और जो हम हमारे एड्स सीखेंगे, एड्स यूज करेंगे, मतलब कि जो हम हमारी सहायक सामग्री यूज करेंगे, वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। ये ना हो कि हमें वीडियोस और इमेजेस लगाने का कोई मतलब ही नहीं था और हम उसे लगाकर ऐसे ही दिखा रहे हैं। तो वो चीजें नहीं करनी, उससे हमारी क्लास का टाइम ही खराब होगा। हमें नोन से अननोन की तरफ जाना है। जिस चीज का बच्चे को ज्ञान है वहां से लेकर उसकी अज्ञानता की ओर, जिस जो चीजें उसे नहीं पता वहां तक हमें उसे पढ़ाना है। फिर जो हम हमारा नॉलेज उसे देंगे वो हमें इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर देनी है। अगर ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है जो उन्हें समझ ना आए, तो हम थोड़ा सा हम बच्चे की मातृभाषा का या फिर हम कहीं नेटिव लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। हमारा एट प्रिंसिपल है, टीच ओनली वन थिंग एट अ टाइम। एक समय पर एक ही चीज सिखाई जाए। ये ना हो कि तीन चार टॉपिक्स लेकर हम इकट्ठे बच्चे को समझाने लगे। डोंट टीच वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर एट द सेम टाइम। वोकेबलरी और स्ट्रक्चर को साथ में नहीं सिखाना। वोकेबलरी पर काम कर रहे हैं तो वोकेबलरी ही उसे अच्छे से सिखाएं, या फिर स्ट्रक्चर बता रहे हैं सेंटेंसेस का तो स्ट्रक्चर ही अच्छे से समझाए। दो चीजें आपस में मिक्स नहीं करनी हमें। टीच अ न्यू ग्रामेटिकल पैटर्न विद द नॉन वोकेबलरी आइटम्स। While teaching new vocabulary items, use non-grammatical patterns in your illustrated sentences। तो यहाँ पर बात क्या गया कि हम ग्रामर के जो पैटर्न्स है उन्हें यूज कर सकते हैं वोकेबलरी समझाते हुए। और जब हम वोकेबलरी उन्हें समझाएंगे तो साथ में हम ग्रामर के पैटर्न्स बता सकते हैं सेंटेंसेस के यूज से। टीच बिगनिंग
एलिमेंट्री स्टूडेंट्स ओनली द फॉर्म्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन नॉर्मल स्पीच। तो जब हम स्टार्टिंग में समझा रहे हैं बच्चों को, या फिर हम फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के बच्चों को समझा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, तो हमें सिर्फ नॉर्मल स्पीच में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, हाउ आर यू, हमें ये सब देखा भी होगा जब हम नर्सरी क्लासेस में थे, तो हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता था। तो हमें वहां से स्टार्टिंग करनी है। हेल्प देम रियलाइज दैट देयर मे बी मोर देन वन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द सेम आइडियाज। और हम उन्हें ये भी समझाएं, उन्हें ये भी रियलाइज कराएं कि अपनी बात को कहने का एक के अलावा और भी कई तरीके हो सकते हैं। अलग अलग वर्ड्स को यूज करके हम अलग अलग वे में हमारी मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। बट इन द बिगनिंग टीच देम ओनली वन फॉर्म। लेकिन जब बिगनिंग है, जब शुरुआत कर रहे हैं हम, तो हम उन्हें एक ही पैटर्न बताएंगे कि हाँ, सुबह हम गुड मॉर्निंग बोलें, हाउ आर यू बोलें। लेकिन जब वो धीरे धीरे सीख जाएं, उसके बाद हम उन्हें और आगे की बातें बता सकते हैं कि इसकी जगह पर आप ये भी बोल सकते हो, वो भी बोल सकते हो। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे जब हम स्टार्टिंग में इंग्लिश सीखते हैं, तो हमें बताया जाता है कि कोई गलती हो जाए तो हमें सॉरी बोलना है। लेकिन जब हम आगे हायर स्टैंडर्ड्स में जाते हैं, तो हम पार्डन वर्ड का यूज करते हैं, जो कि हमें इसकी जगह रिप्लेस करने को बताया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर बात की गई है कि जब आप स्टार्टिंग में इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो थोड़े नॉर्मल एक दो फ्रेजेस ही उन्हें बताएं जो वो यूज करके अपनी बात को कन्वे कर सके। बट जब वो बच्चे को टाइम हो गया है इंग्लिश को सीखते हुए, तब हम उसे ये बता सकते हैं कि हमारी बात को एक्सप्रेस करने के लिए हम और तरीके भी अपना सकते हैं, और वर्ड्स यूज कर सकते, सेंटेंसेस बना सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज रिक्वेस्ट पैटर्न इज प्लीज ओपन द डोर, ओपन द डोर प्लीज। तो यहाँ पर हमने उसको पहले एक सेंटेंस बताया कि हमें अगर दरवाजा खुलवाना है, तो हम कह सकते हैं प्लीज ओपन द डोर। अब जब बच्चा ये इससे फैमिलियर हो गया, उसे पता चल गया कि प्लीज ओपन द डोर बोलना है, उसके बाद हम उसे बता सकते हैं कि इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ओपन द डोर प्लीज, इन दोनों का मतलब सेम है। तो इस तरह से हमें बच्चे को समझाना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है एरर्स विल नेचुरली अकर इन लैंग्वेज लर्निंग। ये तो हमें पता ही है, भाषा सीखेंगे तो गलतियां तो होगी ही होगी। इट इज नॉट नेसेसरी टू करेक्ट एवरी एरर। ये इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है कि ये हमसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या जरूरी है हर एक गलती को सही करना। तो यहाँ पर मोस्टली लोग कहेंगे कि हाँ, गलती को तो ठीक करना ही है, लेकिन जब हम भाषा सिखा रहे हैं, तो कुछ एरर्स को हम नेग्लेक्ट करते हैं, कुछ गलतियों को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। कोई बात नहीं, बच्चा है, सीख रहा है, सीख लेगा। तो हमें जरूरी नहीं है हर एक गलती को हमें पकड़ के बताने की, नहीं बेटा ऐसे नहीं, नहीं बेटा ऐसे नहीं। कुछ गलतियां हम माफ कर सकते हैं। बी सेलेक्टिव इन एरर करेक्शन। हमें सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि कुछ ही एरर्स को हम बताएं कि आप गलत कर रहे हो। बी जेंटल इन एरर करेक्शन। और जब गलती बता रहे हैं बच्चे को कि आप गलती कर रहे हो, तो उस टाइम पे हमें जेंटल होना पड़ेगा, गुस्से में हम नहीं बता सकते। एरर्स आर नेचुरल, नेसेसरी एंड इनएविटेबल पार्ट ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर कहा गया कि एरर नेचुरल है, होंगे ही होंगे, जरूरी भी है, नेसेसरी भी है, और इनएविटेबल पार्ट है कि इस पार्ट को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये पार्ट तो होगा ही होगा कि बच्चा गलती करेगा ही करेगा। नेवर इंटरप्ट योर स्टूडेंट वाइल ही इज टॉकिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जब भी बच्चा बोल रहा है लैंग्वेज के अंदर, या फिर रीड कर रहा है, तो उस टाइम पे उसे बीच में नहीं रोकना है। बाद में हम बता सकते हैं, बीच में बोलेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। वेट अंटिल ही फिनिशेस इज पार्ट ऑफ टॉकिंग और रीडिंग। जब वो बोल ले या फिर जब वो रीड कर ले, उसके बाद हमें उनको प्यार से बताना है कि आपने यहाँ पर गलती की है, और उनकी मिस्टेक्स को ठीक करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमें ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि बच्चों में अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, और सबकी समझ एक प्रकार की नहीं होती, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ऑल स्टूडेंट्स लर्न एट डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट एजेस, डिफरेंट टाइम्स। तो जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे एक साथ समझ जाएं, या फिर सभी बच्चे एक ही तरीके से समझ जाए। तो हमें अलग अलग तरीके भी यूज करने पड़ेंगे, अलग अलग टीचिंग एड्स यूज करने पड़ेंगे। हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि पूरी क्लास एक बार में सीख गई। इन एवरी क्लास देयर विल नेचुरली बी स्लो, स्लो बच्चे भी हमें दिखेंगे, एवरेज बच्चे भी दिखेंगे, और ब्राइट स्टूडेंट्स भी दिखेंगे। गिव अपॉर्चुनिटी टू ऑल द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन क्लास एक्टिविटीज। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम सभी बच्चे को रोल लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करें कि बेटा आप पार्टिसिपेट कीजिए, भले ही आप स्लो लर्नर हो, एवरेज हो, ब्राइट हो, हमें सबको बराबर का मौका देना चाहिए। डू नॉट लेट द ब्राइट स्टूडेंट्स मोनोपोलाइज। सिर्फ ब्राइट बच्चे ही सारी एक्टिविटीज में पार्ट ले, ये हमें हमारी क्लास में होने नहीं देना है। यू कैन गिव ब्राइट स्टूडेंट्स डिफिकल्ट टास्क टू कीप देयर इंटरेस्ट अलाइव। और ब्राइट जो स्टूडेंट्स है, अब हम उनसे बार बार एक ही प्रैक्टिस कराएं कि भाई स्लो बच्चा भी साथ में सीख रहा है, तो वो बोर हो जाएंगे। इसलिए हमें ब्राइट बच्चों को ज्यादा डिफिकल्ट चीजें देनी है, ताकि उनका भी इंटरेस्ट बना रहे।
to form mixed ability groups. We should do anything possible not to foster the feeling of inferiority. हमें अलग अलग ग्रुप्स बना के ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चों में ये बता दे कि भाई ये ग्रुप मैडम का ज्यादा फेवरेट है, इस ग्रुप को तो मैडम ध्यान ही नहीं देती। हमें सभी बच्चों पर बराबर तरीके से काम करना है, सबको उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज देनी है। कीप द पेस अलाइव, तो हमारा पेस अलाइव होना चाहिए, मतलब जिस दर से हम काम कर रहे हैं वो दर सही रेट पर होनी चाहिए। अब मैं वीडियो डाल रही हूँ और मैंने आपसे कहा कि मैं हर 2 दिन में एक वीडियो डालूंगी, तो जो मैंने दर बोली कि हर 2 दिन में एक, जो मैंने दर बोली कि हर 2 दिन में मैं एक वीडियो डालूंगी, तो वो वैसे ही रहनी चाहिए। ये ना हो कि एक दिन तो मैंने 4 वीडियोस बना के डाल दी और एक हफ्ते तक मैंने फिर वीडियो ही नहीं डाली। नहीं, हमें हमारी क्लास में भी ऐसे ही करना है कि रोज का काम हम रोज करें। ये ना हो कि बच्चों को एकदम तो हमने 3 चैप्टर करा दिए और फिर एक महीने तक बुक ही नहीं उठाई। ऐसा हमें नहीं करना है। एक पेस के हिसाब से चलना है कि रोज आधा चैप्टर होना चाहिए, तो हम रोज हमारा आधा चैप्टर कवर करेंगे। प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज हमें हमारी क्लासरूम में करनी है। क्लास एक्टिविटीज शुड नॉट गो एट अ मोनोटोनस रेट। तो अब ये भी नहीं होना चाहिए कि जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं एक्टिविटीज ही करते रह जाएं या फिर बिल्कुल भी एक्टिविटीज ना करें। एक सही रेट के अकॉर्डिंगली, एक सही दर में हमें एक्टिविटीज करनी है कि हमने आधा चैप्टर पढ़ा, आज हमें इतनी देर की एक्टिविटी करनी है, वो हमने कर ली। ये ना हो कि बच्चे एक्टिविटीज में ही लगे और हमारा चैप्टर छूट जाए। देयर विल बी बोर्डम एंड लिटिल और नो लर्निंग। अब जब ऐसा होएगा कि हम रोज एक्टिविटीज ही कर रहे हैं या फिर रोज चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, तो बोर्डम होगा, या फिर बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, या वो बोर होंगे या फिर वो पढ़ेंगे ही नहीं। द एक्टिविटी शुड गो डायनेमिकली नॉट मोनोटोनसली। तो जो एक्टिविटीज है वो डायनेमिकली होनी चाहिए कि बच्चों को अंदाजा ही ना हो कि आज हम एक्टिविटी करेंगे या फिर आज हम क्या करेंगे। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ एक्टिविटी अलग अलग टाइम पे हमें हमारी क्लास में इंक्लूड करनी है। इफ द स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड विद द एक्टिविटी, स्टॉप दैट एक्टिविटी। और मान लीजिए हमने हमारी क्लास में कोई एक्टिविटी सोची कि हम बच्चों को ये कराएंगे और हमने देखा कि बच्चों को ये एक्टिविटी पसंद नहीं आ रही, तो हमें वहीं पर हमारी एक्टिविटी को बंद कर देना है, धक्के से उनसे कोई भी काम नहीं करवाना है। टीच विद एग्जाम्पल्स, जब हम पढ़ाएं लैंग्वेज को तो हमें एग्जाम्पल्स का यूज करना है, अलग अलग एग्जाम्पल देकर उन्हें हमारी बात को समझाना है। एग्जाम्पल स्पीक लाउडर देन द लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर कहा गया कि एग्जाम्पल से जितना वो समझेंगे उतना वो लैंग्वेज की एक्सप्लेनेशन से नहीं सीखेंगे, कि हम उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये ऐसे होएगा, ये ऐसे होएगा, कि भाई नाउन जो है वो किसी का नाम होता है, किसी का नाम होता है, या फिर जहां तक हम उन्हें ये ना बताए कि राम इज अ बॉय, इसमें राम नाउन है, तो वो समझ जाएंगे कि जो नाम है वो नाउन होता है। तो यहाँ पर बोला गया कि लैंग्वेज की एक्सप्लेनेशन के बजाय हमें एग्जाम्पल्स का यूज करना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो अच्छे से सीख सके। एग्जाम्पल्स कैन हेल्प द स्टूडेंट लर्न मच बेटर देन कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशंस। यहाँ पर कहा गया कि जो एग्जाम्पल्स है वो बच्चे की मदद करेंगे कि वो ज्यादा आसानी से सीख ले, किसकी बजाय कि कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशंस हम उन्हें दें। रिलेट फ्रॉम टू मीनिंग एंड कॉन्टेक्सचुअलाइज, अब हमें बताना पड़ेगा कि मीनिंग फॉर्म कैसे करें, कॉन्टेक्सचुअलाइज कैसे करें, कि भूमिका कैसे बांधे। ऑल क्लास एक्टिविटी शुड बी मीनिंगफुल, जो भी हम क्लास में कराएं वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कोई ना कोई मतलब, उसका पर्पस होना ही होना चाहिए। मीनिंग शुड ऑलवेज बी इन द फोरग्राउंड, और हमारे दिमाग के पीछे उसका मीनिंग जरूर चलते रहना चाहिए कि आज हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो इससे बच्चों की क्या हेल्प होगी। Whatever activity the students are involved in, the student should be able to understand the meaning of what they hear, say, read or write. तो जो भी एक्टिविटी हम कराएं उन एक्टिविटीज में बच्चे को इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इतना कि वो मीनिंग निकाल सके, क्या बोला जा रहा है, क्या वो बोल रहे हैं, क्या वो पढ़ रहे हैं, क्या वो लिख रहे हैं। तभी एक्टिविटी हमारी कामयाब होगी। जो एक्टिविटी हम करा रहे हैं उसमें बच्चा समझ सके और मतलब निकाल सके, जो वो सुन रहा है, जो वो बोल रहा है, जो वो लिख रहा है, जो वो पढ़ रहा है उसका। टीच न्यू वोकेबलरी आइटम्स और ग्रामेटिकल पैटर्न और प्रोनाउंसिएशन इन कॉन्टेक्स्ट। तो जब भी वोकेबलरी हम उन्हें सिखाए तो हमें कॉन्टेक्स्ट का जरूर यूज करना है, भूमिका का जरूर यूज करना है, कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर देना है ये सब सिखाते हुए। इन टीचिंग वोकेबलरी गिव द मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। वोकेबलरी पढ़ाते समय क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो मतलब और प्रोनाउंसिएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि इस वर्ड को कैसे बोला जाएगा वो हमें बच्चे को बिल्कुल सही तरीके से बोलकर दिखाना है। अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन खराब होगी तो इसका मतलब ये है कि उसको वोकेबलरी कहीं ना कहीं कमी है, उसकी वोकेबलरी में उसे मतलब भी पता होना चाहिए और उसकी सही प्रोनाउंसिएशन कैसे वो शब्द बोला जाएगा उसे अच्छे से पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट कॉन्टेक्स्ट इन अ सेंटेंस मीनिंग अराइजेस आउट ऑफ द सिचुएशन। वी कैन यूज डायलॉग्स, एनेक्डोट्स इन द स्पोकन फॉर्म एज कॉन्टेक्स्ट।
तो भूमिका बांधने के लिए हम डायलॉग्स का यूज कर सकते हैं, एनेक्डोट्स का यूज कर सकते हैं, सिचुएशंस का यूज कर सकते हैं सेंटेंस के मतलब को निकालने के लिए। तो कोई ना कोई भूमिका जरूर होनी चाहिए कि मान लीजिए आज हम बच्चे को किसी वर्ड के बारे में बता रहे हैं, तो पहले उसकी भूमिका बांधेंगे कि ये चीज यहाँ पर यूज होती है, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया तो हम क्या कहेंगे। तो इसकी भूमिका कैसे बांधेंगे कि राम और श्याम दो दोस्त थे, वो आपस में खेल रहे थे, लेकिन फिर उनकी लड़ाई हो गई और श्याम ने उसे थप्पड़ मार दिया। अब ये बात हमें उसे इंग्लिश में बोलकर दिखानी है, तो पहले हमें कॉन्टेक्स्ट करेंगे। अब हमें मान लो बच्चों से ये आंसर निकलवाना है कि राम फिर उससे गुस्सा हो गया, तो ये बात हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो इसकी भूमिका हम ऐसे बांधेंगे कि श्याम ने राम के थप्पड़ मारा, तो अब आप बताइए कि राम को क्या आएगा। तो वो अपने आप जवाब दे देंगे कि राम को गुस्सा आएगा। तो मतलब निकालने के लिए, मीनिंग्स निकालने के लिए हम अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज करा सकते हैं, जिसमें डायलॉग्स और एनेक्डोट्स आ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है, प्रिंसिपल है असाइन टास्क इन क्लास। क्लास के अंदर हमें टास्क देने हैं बच्चों को। इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स एज मच एज पॉसिबल, बच्चों को इन्वॉल्व करके रखना है जितना हो सके, एक्टिविटीज देनी है, टास्क देने हैं। एक वेराइटी ऑफ टास्क हम बच्चों को दे सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज उनको दे सकते हैं करने के लिए। गिव स्टूडेंट्स अ फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस एंड एनकरेज देम। बच्चों को ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब वो कामयाब हो रहे हैं, और उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि आप इंग्लिश बोलिए, आप बहुत अच्छा बोलते हो। उनको एनकरेज करना है, उनको बढ़ावा देना है। एजुकेशन शुड बी गियर्ड ऑन सक्सेस। तो जब वो सक्सेसफुल अपने आप को मानेंगे कि हाँ अब हमें बोलना आ रहा है, तो उनका कॉन्फिडेंस अपने आप ही इंक्रीज होगा और वो और ज्यादा सीखने की चाह करेंगे। when the grading time comes at the first semester, if there is a student on borderline, pass him। अब यहाँ पे हमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है कि जब हमें मान लीजिए रिजल्ट का टाइम आ रहा है, जब हमें ग्रेड देने हैं बच्चों को और पहला सेमेस्टर चल रहा है, तो अगर स्टूडेंट बॉर्डर लाइन पर है ना कि हाँ फेल होने के लिए एक नंबर रह गया, नहीं तो ये पास हो जाता, तो हमें उसे पास कर देना। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम पॉइंट नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो ये है कि बच्चों को हमें कॉन्फिडेंस देना है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो, और उनको एनकरेज करना है। यूज ऑडियो विजुअल एड्स एज मच एज पॉसिबल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हम लैंग्वेज लर्न कराएंगे तो ऑडियो विजुअल एड्स का हमें यूज करना है। टीच वेल बिफोर यू टेस्ट, और टेस्ट लेने से पहले बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है। स्टूडेंट्स ऑफन फेल बिकॉज ऑफ पुअर टीचिंग, पुअर टेस्टिंग, पुअर इवेल्युएशन ऑफ द एग्जाम्स। तो यहाँ पर एक बात की गई है, हमें पता है हमारे अब इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम बच्चे की गलती नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए अगर हमारा बच्चा फेल हो रहा है तो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, ये हमसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो उसका रीजन होगा कि या तो मैडम ने अच्छे से पढ़ाया नहीं, या फिर टेस्ट ही सही नहीं बनाया हुआ था, गलत था, या फिर इवेल्युएशन सही नहीं हुआ। लैंग्वेज लर्निंग के अंदर हम बच्चे की गलती नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो ये था हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, लैंग्वेज टीचिंग। तो इसमें हमने क्या क्या देखा है, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि बच्चे की पूरी पर्सनालिटी पर हमें ध्यान देना है। जब बच्चा लैंग्वेज को सीखेगा तो हैबिट की फॉर्मेशन होगी, और उसके जो अंदर की कैपेबिलिटी है लैंग्वेज को सीखने की, उस पर ध्यान देना है। स्टूडेंट को हमें इन्वॉल्व रखना है। जो लर्नर्स है वो खुद से सीख कर ही ज्यादा सीखता है, खुद से कर कर, तो प्रैक्टिस करवानी है। चार लैंग्वेज की स्किल्स, चारों स्किल्स इकट्ठे लेकर चलनी है, जो कि है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये इसका ऑर्डर याद रखना है। लर्निंग जो है वो कोई ना कोई मीनिंगफुल जरूर होनी चाहिए, बच्चे की लाइफ में उसकी कोई वैल्यू जरूर होनी चाहिए, कोई नीड जरूर होनी चाहिए। नोन से अननोन की तरफ हमें उसे पढ़ाना है। उसके बाद में ये क्या पढ़ाना है हमें कि वो पहले नॉर्मल वर्ड्स को बोलना सीखे, उसके बाद में हम उसे बता सकते हैं कि अपनी बात को बोलने के और क्या तरीके हो सकते हैं। उसके बाद में ये आया कि गलती बच्चा करेगा, और हाँ जरूरी नहीं कि हर गलती को हम सही करें। जब बच्चा रीडिंग कर ले या फिर अपनी बात को बोल ले, उसके बाद ही हमें उसकी गलती को ठीक करके बताना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का याद रखना है कि हर क्लास में एक ब्राइट स्टूडेंट भी होंगे, एवरेज भी होंगे, और स्लो लर्नर्स भी होंगे। पेस अलाइव रखना है, दर बरकरार रखनी है, एक्टिविटीज ज्यादा यूज करनी है, एग्जाम्पल से बताना है, मीनिंग जरूर बताना है। उसके बाद में बहुत सारी एक्टिविटीज करानी है, बच्चे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऑडियो विजुअल का यूज होना चाहिए, और अच्छे से पढ़ाना चाहिए टेस्ट लेने से पहले। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इन वीडियोस के अंदर मैं आपको वही पढ़ा रही हूँ जो एचटेट के सिलेबस में हमें दिया गया है, और मेरी वीडियोस से आपको जरूर 15 में से 6 to 7 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चंस तो हमारे प्रोज में आ रहे हैं, बट हम अभी डील करें पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको सारे हमारे वीडियोस को देखने
में मिलेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।